एमपी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। दोनों ही राज्यों में विधायकों का मन टटोलने के लिए बीजेपी आलाकमान ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को मध्य प्रदेश और रविवार को छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक अपने नेता के नाम पर अपनी राय पर्यवेक्षकों को देंगे और फिर पर्यवेक्षक विधायकों की राय से आलाकमान को अवगत कराएंगे। सभी विधायकों को इस बारे में सूचना भी भेज दी गई है। मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अगर सब ठीक रहा तो रविवार शाम तक छत्तीसगढ़ और सोमवार शाम तक एमपी के नए सीएम के चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ और एमपी में सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। नतीजे आए एक हफ्ते का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक पार्टी दोनों ही राज्यों में अपना सीएम नहीं चुन पाई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में रविवार को पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, जो विधायकों का मन टटोलेंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ जीत लिया, जश्न मना। हफ्ता बीतने को है, ढोल नगाड़ों की आवाज मध्यम हो गई। सवाल वही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विधायकों को परखने पार्टी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को बतौर पर्यवेक्षक रायपुर भेज रही है, जो सबके मन को टटोल कर केंद्रीय नेतृत्व को नाम बताएंगे। 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है। देरी से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जवाब के बजाय सवाल ही दाग रही है। यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल में विधायक अपना नेता चुनेगा और मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कांग्रेस को झुककर जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनके 5 साल के कार्यकाल को नकारते हुए उन्हें खारिज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जयसिंह अग्रवाल तो कह रहे हैं कि अधिकारियों की सुनी गई 5 साल और हमारे यहाँ का विकास रोक दिया गया है। बेचारे सिंहदेव जी चुनाव हारने के बाद मुंह पे दही बड़ा जमा के बैठे हैं और भूपेश बघेल तो मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। तो कांग्रेस जरा हमारे पे बात करने के बजाय बची खुची कांग्रेस को संभाल ले तो वही उनके लिए बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा ही नहीं था कि 3 राज्यों में वह चुनाव जीत के सरकार बना लेगी और उसके बाद में उनके नेताओं में जूतम पैजार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के भरोसे सत्ता हड़पा है, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं वे। कांग्रेस पार्टी का देखिए, हमने तेलंगाना में मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिए है। दावेदारों में 5 आदिवासी चेहरे हैं। रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। विष्णुदेव साय 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामविचार नेताम बलरामपुर से विधायक। गोमती साय सांसद थी, विधानसभा पहुंच चुकी हैं। लता उसेंडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री। ओबीसी उम्मीदवार अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, आक्रामक छवि, साल भर पहले कमान संभाली। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस, 2018 में नौकरी छोड़ी, रायगढ़ से विधायक हैं। अजय चंद्राकर पूर्व कैबिनेट मंत्री। वैसे रमन सिंह को 15 साल तक सरकार चलाने का अनुभव है। 2024 के चुनाव को देखते हुए उनके नाम पर चर्चा है। सामान्य और सवर्ण वर्ग से अकेले उनका नाम ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए तमाम अटकलें हैं, तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसे पीएम मोदी या अमित शाह ही जानते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनको उस नाम को लेकर भेजा जाएगा और विधायक दल की बैठक में राय शुमारी की जाएगी। इसके लिए कुछ वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार बहुत लंबा नहीं है। हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में रविवार को और मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम ये जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति, उसी तरह कौन बनेगा सीएम का ये सवाल 3 राज्यों में उठ रहा है। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। और दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विनय द्विवेदी जी भोपाल से, मनीष गुप्ता जी रायपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विनय जी और मनीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में।
क्योंकि हमने बात छत्तीसगढ़ की है, तो जरा मनीष जी के पास पहले चलते हैं। मनीष जी, आपसे मेरा पहला सवाल, आदिवासी या ओबीसी किस वर्ग से हो सकता है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? देखिए, ये लाख टके का सवाल है जिसका जवाब जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाह रही है। पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को फोकस करके छत्तीसगढ़ में पूरी राजनीति की है, मुझे लगता है कि ओबीसी को इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। वहीं पर अगर जनादेश की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरगुजा और बस्तर आदिवासी क्षेत्रों ने एक तरफा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी एक दुविधाजनक स्थिति है कि वो आदिवासी वर्ग को किस प्रकार से साधेगी। और मुझे लगता है कि दोनों का एक संगम जो है, दोनों का एक ज्वाइंट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो खबरें आ रही हैं कि अगर ओबीसी मुख्यमंत्री देते हैं तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी वर्ग को साधना पड़ेगा, या आदिवासी अगर मुख्यमंत्री दिया जाता है तो उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है ओबीसी वर्ग को साधना पड़ेगा। ओबीसी की जहां तक बात आ रही है, तो ओबीसी में देखिए कुर्मी और साहू जो दो जातियां हैं, इनकी बहुलता है छत्तीसगढ़ में। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, तो कहीं ना कहीं से साहू समाज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इन दोनों उसमें भी माइक्रो लेवल पर एनालिसिस कर रही है। संभवतः ओबीसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मैं इस पर लौटता हूं आपके पास अभी मनीष जी। विनय द्विवेदी जी भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय सर, वही सवाल, अगर शिवराज नहीं तो अगला मुख्यमंत्री क्या ओबीसी से ही या कुछ और समीकरण आप देख पा रहे हैं, भांप पा रहे हैं? सिर्फ देखिए, अभी जो तीनों राज्यों का हाल है, मध्य प्रदेश का अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह ही है। यहाँ अभी फुल फॉर्म में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, शिवराज सिंह चौहान जी, वो लगातार काम कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और तमाम तरह के जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने कहा भी है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। शिवराज एक अलग तरह के नेता हैं और उनका काम करने का ढंग भी जो है वो एकदम अलहदा किस्म का है। वो बिल्कुल दिल्ली नहीं गए और वो सीधे छिंदवाड़ा चले गए और उन्होंने जो बयान दिया वो सर्वविदित है कि 29 के 29 जो है कमल के फूल मोदी जी को सौंपने की तैयारी करेंगे। और उसके बाद फिर वो जो है राजगढ़ पहुंच गए, लाडली बहनाओं से मिले। तो इस तरीके से शिवराज जो है सीधे सीधे भले ही ना बोल रहे हों, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से उनका दावा बहुत मजबूत वो पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ जो बाकी 5 लोग जो बड़े नेता जीते हैं, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं और 4 प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उसमें जो है अगर पिछड़े वर्ग की राजनीति के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि इस समय पूरे देश में ओबीसी की राजनीति चल रही है और मोदी जी भी सदैव जो है ओबीसी की बात करते रहे। उन्होंने तो अपने बारे में भी कहा कि मैं ओबीसी से हूं। तो इस लिहाज से भी मध्य प्रदेश में जहां तक चर्चाएं हैं मीडिया में, वो ये है कि प्रहलाद पटेल जो है कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और वो ओबीसी से आते हैं, तो वो रेस में आगे हैं। ये बात अलग है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के खास जो है शिष्य हैं, जो विधायक चुने गए हैं, रमेश मेदोला, उन्होंने तो मांग कर दी है कि कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बने। तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के पद को लेके दिल्ली तक बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन ये जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है उसमें ये कयास पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ना ही सोर्स से कोई खबर आ रही है, ना ही पुख्ता अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी किसको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। विनय जी, एक सवाल है मेरा। मुझे 18 का पूरी तरह याद है, 11 तारीख को नतीजे आए थे दिसंबर को और 17 तारीख को शपथ हो गई थी तीनों राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की। उधर अशोक गहलोत ने राजस्थान में, इधर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शपथ ले ली थी, यानी कि ठीक 6 दिन बाद। लेकिन
अभी 6-7 दिन हो चुके हैं और अभी भी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। तो इस बार इतनी देरी क्यों? चीजें बहुत रिलैक्स वे में आगे बढ़ रही हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत है, विधायकों के इधर उधर जाने की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त वक्त आलाकमान ले रहा है, या दरअसल पेंच फंसा हुआ है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, किसको दें? देखिए, ऐसे पेंच भी फंसा है। दूसरा जो है, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव निपटाती है और दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। चूंकि मार्च में लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया मई तक खत्म होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट उनका जो है वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से, उन्हें मालूम है कि अभी जो है हमें जिसको मुख्यमंत्री बनाना है वो परफॉर्म करेगा। तो उस बहुत सारे जो राजनीति में गणित देखे जाते हैं, वो सारे गणित जो है लोकसभा की सीटों के हिसाब से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों मिला के शायद 62 सीटें, 65 सीटें आती हैं, जिसमें से केवल 2 शायद कांग्रेस के पास थी। तो वो उनकी पूरी तैयारी बीजेपी की ये है। शिवराज जी ने कहा भी है कि 29 जो है मध्य प्रदेश की सीटें वो मोदी जी को भेंट करना चाह रहे हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है इस सारे गणित के जरिए कि कैसे भी लोकसभा की जो 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास वो भी छीन ली जाएं। और शायद सर मुझे याद आ रहा है कि 3 सीटें हैं कम से कम एमपी छत्तीसगढ़ में ही, एक छिंदवाड़ा एमपी की, बाकी कोरबा और बस्तर छत्तीसगढ़ की। मैं इस पर जरा लौट रहा हूं आपके पास सर। मनीष जी के पास मैं जा रहा हूं। मनीष जी, ये जो कॉम्बिनेशन पर हम बात कर रहे थे, आदिवासी या ओबीसी, उसमें आपने कहा लाख टके का सवाल है। अब मैं जरा आपसे करोड़ टके का सवाल पूछता हूं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, इसमें एक और वर्ग आ जाए, महिला फैक्टर, तो क्या महिला आदिवासी, क्योंकि 2 ऑप्शन है और अच्छे खासे ऑप्शन है, गोमती साय है, रेणुका सिंह है, ये महिला प्लस आदिवासी, ये एक फैक्टर काम कर सकता है क्या? क्योंकि अगर राजस्थान में दिया कुमारी या वसुंधरा अगर सीएम नहीं होती हैं, तो 3 स्टेट में आपको एक जगह तो महिला के तौर पर सीएम को आगे बढ़ाना होगा, तब जबकि देश में आरक्षण, महिला हितैषी की बात चलती है। नहीं, बिल्कुल सही अनुमान है आपका। और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं 3 राज्यों में एक में महिला मुख्यमंत्री बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कवायद है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से रेणुका सिंह और गोमती साय के अलावा जो है वो एक और महिला विधायक हैं, लता उसेंडी। अगर पद के हिसाब से देखेंगे, सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि रेणुका सिंह और लता उसेंडी लगभग सीनियरिटी में एक बराबर हैं। पर जो सॉफ्ट फेस जो है, और अभी जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, मुझे लगता है कि उनकी भी कवायद है और ये डार्क हॉर्स साबित हो सकती हैं महिला मुख्यमंत्री के रूप में। रही बात जो रेणुका सिंह की, तो रेणुका सिंह का नाम जिस तरीके से अभी सुर्खियों में आया है, उसको लेकर के जो अंदर खाने की चर्चाएं ये है कि उसको लेकर के आलाकमान नाराज है। और रेणुका सिंह जो है पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रही हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से 3 वर्षों में ही उनको ड्रॉप करके लता उसेंडी को मंत्री बनाया गया था। तो मुझे जो लगता है वो रेणुका सिंह की बजाय गोमती साय और लता उसेंडी 2 प्रबल दावेदार हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चला है, आदिवासी वर्ग कांग्रेस से लगातार नाराज रहा है, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आदिवासी इलाकों में अपना जनाधार, मतलब बहुत कम समय में वो अपना जनाधार वापस पा सकी है और प्रचंड बहुमत से जीती है। तो आदिवासी वर्ग का निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक जो कंपल्सन्स है, उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सीरियस मैटर है। और तीनों राज्यों के अगर देखें हम, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो काफी अनुकूल है महिला मुख्यमंत्री के रूप में। जिस प्रकार से यहाँ पर विधायक हैं और जो यहाँ की तासीर है, मुझे लगता है। और छत्तीसगढ़ में आज तक महिला मुख्यमंत्री हुई भी नहीं है, अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पर आता हूं मनीष जी आपके पास। विनय सर, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और अभी आगे ले जाता हूं, और मेरा आपसे एक सवाल है कि फ्यूचर लीडरशिप तैयार करने के बारे में भी, क्योंकि देखिए बीजेपी के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप लाख दावे करते रहिए, हम यहां चर्चा करते रहें, और हो सकता है कि परसों जो मीटिंग होने वाली है विधायक दल की, उसमें एक ऐसा नाम निकल के आए जिसके बारे में किसी ने ना सोचा हो। ये भी मुमकिन है बीजेपी में। तो फ्यूचर लीडरशिप के बारे में 2
यंग और डायनामिक नेताओं के नाम सामने आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 52-53 साल की उम्र है, और वीडी शर्मा, उनकी भी यही उम्र है, 52-53-54 साल उम्र है उनकी। तो आप इन दोनों को देखते हैं क्या? ये आपको कहीं लिस्ट में नजर आते हैं फ्यूचर लीडरशिप के हिसाब से? हालांकि सीनियरिटी वाइज तो बहुत सारे नेता पड़े हुए हैं अभी। आसिफ देखिए, वैसे आपने कह ही दिया है कि कोई भी नाम आ सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर इसको जो है राजनीतिक नजरिए से देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही राजनीतिक जमीन से आते हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आगे किया जाएगा तो वो नरेंद्र सिंह तोमर के लिए जो है वो ठीक नहीं होगा, और ये नरेंद्र सिंह तोमर भी बेहतर समझते होंगे। दूसरी बात यह है कि बीडी शर्मा को जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उनको ये माना गया कि ये तो बहुत शुभांकर हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद 1.5 साल 1.25 साल बाद सरकार फिर से वापस आ गई। अभी जो है बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो ये सब चीजें उनके साथ प्लस हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक और फैक्टर है कि क्या ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में ना तो ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की तरह जो है 12% है, और ना ही जो है यहाँ के ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की तरह एकजुट हैं होते हैं जो किसी राजनीतिक दल के साथ चले जाएं चुनाव में। ये भी एक फैक्टर। हाँ, ये बात ठीक है जो आपने बोली है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर जो है अपनी वैकल्पिक नेतृत्व को तैयार करने में माहिर रहती है, तो उस नजरिए से बीडी शर्मा का नाम जो है वो यहाँ भी चर्चा में है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति चल रही देश भर में, उसमें और मोदी और अमित शाह जी के आने के बाद भाजपा अब जो है ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है बीडी शर्मा के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव जा रही हैं यहाँ से। नहीं तो फिर शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और कौन से ओबीसी नेता आप इस लिस्ट में पाते हैं? देखिए, इसमें जो है राकेश सिंह हैं जो वो नहीं, राकेश सिंह तो हार गए हैं। अभी देखिए, वैसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो ओबीसी से आते हैं, लेकिन अभी देखिए जो ये नजरिया आप देखिए कि जिस तरीके से शिवराज जी काम कर रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शिवराज जी लास्ट जो लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सब शिवराज के लोग जो थे वो आए हैं, और शिवराज जी जिस तरीके से पूरा कैंपेन देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मैं बहुत संक्षिप्त कहूं तो इस सबके बाद लीड यहाँ जो है शिवराज सिंह चौहान ही कर रहे थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद फिर वो जो है बजाय जो है किसी गणित में उलझने के, वो फिर से जो है जमीन पे लग गए। और ये भी एक तरह से जो है दबाव की राजनीति मैं समझता हूं कि जिस तरीके से शिवराज जी काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे मनोवैज्ञानिक असर उसका पड़ रहा है। तो बड़ा जो अभी दारोमदार है वो शिवराज जी पे ही चारों तरफ से टिकता सर, इसमें आपसे एक सवाल और भी है मेरा। जब आपने कहा कि ये भी एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स है, और बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपसे एक मेरा सवाल है सर, पांव पांव वाले भैया की छवि है, इसीलिए मुख्यमंत्री अभी भी एक्टिव हैं जबकि नई सरकार बनने वाली है, नया मुख्यमंत्री आने वाला है, या दरअसल वो उतने ही एक्टिव हैं जितने कि वो चुनाव में थे, और वो ये बता रहे हैं, वो शायद जनता के जहन से निकलने ही नहीं देना चाहते कि मुख्यमंत्री मैं अभी भी हूं। वो निरीक्षण कर रहे हैं, वो पीड़ितों से मिल रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, और वो कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहे हैं। देखिए आसिफ, शिवराज जी की वर्किंग भी ऐसी है। अगर आप देखिए 2018 में जब चुनाव बीजेपी हारी थी और कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी पार्टी शॉक थी, और हार की वजह से जो है वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। लेकिन उस दौर में भी शिवराज जी घर नहीं बैठे थे, लगातार जो है शिवराज जी मैदान में थे, जबकि वो लीडर अपोजिशन नहीं थे, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो उनकी जो वर्किंग है वो है इसी तरह की है। हाँ, ये बात अलग है कि लोग ये कहते हैं कि शिवराज जी जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, और वो अपने काम से ये साबित कर देते हैं कि उनसे बेहतर जो है मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। और आप देखिए चुनाव जीतने के बाद भी जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो वही वो प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मैदान में वो अकेले खिलाड़ी हैं, उनके पैदल भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं खड़ा है। ठीक, मैं इस पर आता हूं, और यही एक सवाल छत्तीसगढ़ के एंगल से मैं मनीष सर से पूछता हूं। मनीष सर, जब फ्यूचर लीडरशिप की बात होती है तो 2-3 नाम मेरे समझ में आते हैं, बाकी आप जोड़ दीजिएगा। एक अजय चंद्राकर मुझे समझ में आते हैं, और उसके साथ साथ एक बिल्कुल युवा नाम ओपी चौधरी।
अमित शाह के करीबी, आलाकमान के पसंद, और अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कि आप इनको जिताइए, इनको बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो ओपी चौधरी और अजय चंद्राकर वो उस खांचे में कहां फिट होते आपको दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल अगर राजनीति की बात करेंगे तो जिस तरीके से 15 वर्षों तक रमन सिंह का शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप कोलैप्स हो गई थी। एक भी सेकंड लाइन का नेता जो है वो खड़ा नहीं हो पाया था, ठीक बात। जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को यहां अपनाना पड़ा, बहुत सारे हारे हुए कैंडिडेट को, जबकि इन्होंने ये पार्टी लाइन में ये तय किया था कि जो 2 बार का हारा हुआ बंदा उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन कई 2 बार के हारे हुए लोगों को भी टिकट दिया गया। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं थी। ओपी चौधरी और ये अजय चंद्राकर की रही बात, अजय चंद्राकर निश्चित रूप से बहुत सीनियर नेता हैं और काफी कद्दावर हैं, पर उनको लेकर के पार्टी में कहीं ना कहीं एक जो झिझक है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो उनका व्यवहार बड़ा रूखा है। वहीं ओपी चौधरी युवा है और कलेक्टर लगभग 13 साल तक वो कलेक्टरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझा। वो एक योग्य और कुशल प्रशासक के रूप में भी जो जाने जाते थे, और जिस प्रकार से संगठन में रहते हुए उन्होंने काम किया, बिल्कुल बैक ऑफिस पूरा जो है ओपी चौधरी संभाले हुए थे। 5 वर्षों की कम समयावधि में वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिस तरीके से नजदीक पहुंचे, ये कहीं ना कहीं उनकी योग्यता बताता है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम ओवरऑल वर्किंग देखें तो जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आज मंत्री के रूप में शामिल हैं, मुझे लगता है कि ओपी चौधरी निश्चित रूप से आज अगर नहीं बन पा रहे हैं सीएम, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है छत्तीसगढ़ में। और उनको अगर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसमें एक दिक्कत ये जरूर आएगी कि वो नए हैं और बहुत सारे पुराने और सीनियर नेता जीत करके आए हैं, उनको एडजस्ट करने में पार्टी असहज महसूस कर रही है। तो यही कारण है कि ओपी चौधरी का नाम जो है उतनी प्रमुखता से नहीं लिया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ओपी चौधरी को ही सीएम बनाना था तो फिर रेणुका सिंह, गोमती साय, विजय बघेल को सांसदी से विधानसभा का चुनाव लड़वाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आसपास की सीटों या वो समीकरण बदलने के लिए? बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा सर मैं आपका। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों तक कहीं पर भी नहीं रही है, जनता के बीच में नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावनाएं 4.5 वर्षों तक बिल्कुल नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय था कि हम कैसे उन इलाकों में अपना खोया हुआ जनाधार प्राप्त करें। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में ये कम से कम एक नया प्रयोग किया। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में 11 के 11 नए सांसद प्रत्याशी उतारे गए, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है और कई सांसदों को यहां पर उतारा गया। उसके पीछे का जो उनका लॉजिक ये है कि ये तो पुराने नेता हैं, और अगर एक सांसद अगर अपने आसपास की विधानसभाओं में प्रभाव नहीं डाल पाता तो उसके सांसद होने का मतलब भी नहीं है। ये बात भी ठीक है, लिटमस टेस्ट था, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। कई सांसदों से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि बड़ी चुनौती है। लोकसभा तो फिर भी एक बड़ा रीजन होता है, ये विधानसभा नहीं तो कम से कम वो विधानसभा साथ है, लेकिन अगर एक ही विधानसभा में चुनाव हो तो फिर आप तो हर व्यक्ति को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, दांव पर साख लगी रहती है। नतीजे खैर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जरा नजरें बनी रहेंगी। विनय जी, मनीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर, आप हमारे साथ जुड़े। दोनों वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।